हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं और सभी साथियों, सभी प्रिय विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम लोग जीन पियाजे के संबंध में संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को समझने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना एग्ज़ाम लगभग अधूरा सा ही होता है। मतलब सीटेट का एग्ज़ाम इनके बिना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इनके एग्ज़ाम में होते ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज इस टॉपिक को कंप्लीट करके इससे रिलेटेड अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन सीरीज़ भी करेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीरीज़ करी थी, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने उसको ना देखा हो तो प्लीज़ जाके उसको देखिएगा ज़रूर। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पियाजे से, वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से संबंधित थे। ठीक है, सो आपको कौन सा समझने में और मज़ा आने वाला है। खैर, एक बात और कहूँगा कि जीन पियाजे को समझने से पहले आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और बिल्कुल शांति के साथ हमारे साथ मानसिक यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि इन्होंने मानसिक विकास के संबंध में ही तो बात करी थी। ठीक है, सो आते हैं और समझते हैं इनको हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जो जीन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता था और इनका जन्म सन 1896 में हुआ था, 1896 में। ओके, सेकंड रो में आते हैं, सेकंड लाइन में हम लोग आएंगे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है कि पियाजे ने बच्चों में होने वाली मानसिक शक्तियों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी और संज्ञानात्मक विकास समझने में आपकी पूरी मदद करने वाली है। पियाजे ने बच्चों में होने वाली मानसिक शक्तियों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। मानसिक शक्तियाँ क्या होती हैं? ठीक है, सो एक साइड में मैंने पिक्चर लगा रखी है, देखिएगा, ब्रेन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें उभरने वाली जो शक्तियाँ हैं, ठीक, वो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इन्हीं का नाम है मानसिक शक्तियाँ। मानसिक शक्तियों का उपयोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के निदान हेतु उनका उपयोग करता है। अगर मानसिक शक्तियाँ ना हो या विकसित ना हो तो जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं होगा। हम अपने जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसी संबंध में पियाजे कुछ कह रहे थे। आते हैं थर्ड लाइन, हम लोग पढ़ेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। कुछ अदर्स नेम भी होते हैं, मानसिक विकास जैसे लिखा हुआ है, बौद्धिक विकास लिखा हुआ है। ठीक है, और एक नाम है आपका ज्ञानात्मक विकास। ठीक, बशर्ते आप इस चीज़ को ना, इसके बहुत सारे नाम और भी हो सकते हैं, बट आप इंग्लिश में याद रखिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सो कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस संबंध में पियाजे अपने प्रयोग, अपने शोध के संबंध में बताने वाले थे। चलते हैं, अगले पेज पर आते हैं हम लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय में संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए, बताने के लिए उन्होंने जो प्रयोग करे थे, उनसे पहले कुछ उनके छोटे छोटे टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, उनको हमें समझ लेना ज़रूरी होगा। देखिएगा, लिखा हुआ है कि अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या चीज़ होती है, तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और बच्चों में यह शक्ति जन्मजात होती है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं तो वो बाह्य एटमॉस्फेयर के साथ धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और यह शक्ति उनमें पूर्व में ही स्थित होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जन्म के साथ ही उनके पास ऐसी ताकत होती है। उपक्रियाओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा, अनुकूलन की कुछ सब स्टेजेस हैं। सब स्टेजेस में क्या है, पहला है आपका आत्मसात्करण, दूसरा है समायोजन, है ना। इसको एसिमिलेशन कहा जा रहा है, इसको एक्मोडेशन कहा जा रहा है। एसिमिलेशन का मीन होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। सो आत्मसात्करण के संबंध में हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। तो देखेंगे आत्मसात्करण, सॉरी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए थे।
आत्मसात्करण में लिखा हुआ है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। कभी कभी परीक्षक बस इतनी ही बात लिखता है और कहता है कि पियाजे के अनुसार उनके किस कॉन्सेप्ट में यह संबंधित है या जुड़ा हुआ है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आपका आत्मसात्करण कहलाता है। बच्चे ने प्रारंभ में एक इस कलर का डॉग देखा और उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि इस रंग का, रूप का, इस आकृति का जो भी जानवर होगा उसे हम डॉग कहेंगे। लेकिन अगले ही दिन उसको इस कलर में एक जानवर दिखाई देता है, ठीक है, और फिर वह इस रंग को, रूप को अपने पूर्व वाले ज्ञान के साथ कनेक्ट करेगा और समझ पाएगा कि ये भी क्या है, डॉग है। इसका मतलब ये हुआ कि रंग से हम विभाजन नहीं कर पाएंगे, ठीक। इस कलर का भी डॉग हो सकता है, ब्लैक कलर का भी डॉग हो सकता है, वाइट कलर का भी डॉग हो सकता है। तो उसने आकार एवं आकृति को समझा, ठीक, और यह विभेद कर पाया कि दोनों ही जानवर क्या थे, डॉग थे, ठीक है। इसलिए इसको कहा गया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ लिया। और जब ऐसी स्थिति में कोई बच्चा आता है तो वह पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन की स्टेज में होगा। आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही प्रेम से हम लोग इसको पढ़ेंगे, सुकून से। नेक्स्ट हमारा है समायोजन। ज़्यादातर विद्यार्थी समायोजन आत्मसात्करण के बीच भेद नहीं कर पाते, या फिर वो नेक्स्ट पॉइंट जैसे हमारा स्कीमा और साम्यधारण लिखा हुआ है, इनको समझने में उनसे भूल होती है। आज के बाद आशा है कि उन्हें बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं करेंगे वो लोग। आते हैं समायोजन क्या होता है। लिखा हुआ है कि पुराने स्कीमा में परिवर्तन, ठीक है, पुराने स्कीमा में परिवर्तन क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी आपको है कि जैसे ये डॉग है, बच्चे ने प्रारंभ में या आज के दिन उसने एक डॉग देखा तो उसके अंदर एक संकल्पना विकसित हो गई कि ये क्या है, डॉग है। इस तरीके का 4 पैर एक पूंछ वाला जो जानवर दिखाई देगा वो क्या होगा, डॉग होगा। लेकिन अगले ही दिन उसे जब कैट दिखाई देती है, बिल्ली नज़र आती है, तो वो दोनों के बीच अपने समझ को डेवलप करने का प्रयास करता है और देखता है कि यार 4 पैर इसको भी है, पूंछ इसको भी है, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसे कि डॉग है ना। तो उसका जो स्कीमा है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, धारणा है, वो बदल करके पहुंच जाती है डॉग में, कैट में, और वो डॉग और कैट को 2 अलग अलग जानवर समझने में सक्षम होने लगता है, ठीक है। सो ये जो स्थिति थी वो कहलाती है आपकी समायोजन। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि स्कीमा क्या होता है। जैसे कि ऊपर भी देखो लिखा हुआ है कि पुराने स्कीमा में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। तो स्कीमा के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि यह एक प्रकार की मानसिक संरचना है। नोटिस कीजिएगा, सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई है कि यह एक प्रकार की क्या है, मानसिक संरचना है, मेंटल स्ट्रक्चर है, जिसका उपयोग बालक अपने वातावरण से अनुकूलित होने में करता है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि अवधारणाओं का एक पुंज जो मेंटल स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है वो कहलाता है स्कीमा, ठीक है। और स्कीमा में जो चेंजमेंट आती है वो कराती है हमें एटमॉस्फेयर से एडजस्ट, एक्मोडेट कराती है, समायोजित कराती है, ठीक है। अगर ये सारी घटनाएं मस्तिष्क में ना हों तो बदलते परिवेश में स्वयं को अनुकूलित कर पाना बहुत ही टफ होगा। हम नए परिवेश के साथ खुद को सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आते हैं, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत ही सुकून और शांति में पढ़ने वाला टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी मत पढ़िएगा। बिल्कुल रात में सोने से पहले हेडफोन लगा के बिल्कुल मानसिक यात्रा साथ में कीजिएगा कि आपको बहुत आनंद आने वाला है इसको समझने में। साम्य धारण की बात मैं करूँगा। इसको कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। साम्य धारण क्या चीज़ होती है, तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो आत्मसात्करण और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करने का काम करती है। कह सकते हो कि एसिमिलेशन और एक्मोडेशन की ब्रिज है, ये दोनों को जोड़ने का काम करेगी, दोनों को बैलेंस रखने का काम करेगी
और इसका होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आत्मसात्करण और समायोजन की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक बनी रहें। ठीक है, अगली टॉपिक पर आएंगे। आगे उन्होंने कहा था कि डिसेंटरिंग क्या चीज़ होती है, विकेंद्रण क्या चीज़ होती है। तो बालक जो होता है ना, बालक का वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना विकेंद्रण कहलाता है ना। सॉरी, आप देख रहे होंगे कि बालक का वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना क्या कहलाएगा, विकेंद्रण कहलाता है। विकेंद्रण की स्थिति बहुत ही ठीक होती है। जैसे कि हम लोग परीक्षा में जाते हैं तो MCQs हमें करने होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन के 4 जवाब होते हैं, लेकिन उनमें से हम किसी एक पर जाकर के रुकते हैं और उसे हम सही मानते हैं। ठीक है, तो वह विकेंद्रण की स्थिति ही होती है। और तभी उनमें से या निम्नलिखित या जो 4 विकल्प हमारे पास होते हैं उनमें से किसी एक विकल्प को हम सही मान करके उसका चुनाव कर पाते हैं। ऐसी क्रिया में ये जो विकेंद्रण है ये हमारी मदद करती है, एक प्रकार की मानसिक संक्रिया है। ठीक है, अब हमने 2 स्टार बना करके हमने एक बात और कही कि पियाजे के कुछ स्टेटमेंट पूछ ले आते हैं कि पियाजे जो होते ना कुछ कमेंट उन्होंने किया था। तो पियाजे के अनुसार पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से स्वयं करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। कई बार पूछते हैं कि बच्चों के संबंध में पियाजे के क्या स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से, तो ये हो गया। दूसरी बात है कि वो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक या नन्हा अन्वेषक मानते थे। ठीक है, सो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि संज्ञानात्मक अवधारणा को समझने के लिए या समझाने के लिए पियाजे ने किन किन तथ्यों पर जोर दिया था। अभी तक हम लोग वो पढ़ रहे थे जो हम लोग इधर पीछे पढ़ रहे थे, आप समझ रहे हो ना। वो अलग बात है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट किया था और उसके 4 डिवीज़न करे थे। ठीक है, बट उनको समझने के लिए उन्होंने कुछ और रिसर्च करी थी जिनके ऊपर हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अब हम उनके मेन पार्ट पे आ गए हैं कि संवेदिक प्रेरक अवस्था एक कहलाती है। उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे और जिसका जो ड्यूरेशन होगा, एज पीरियड होगा, वो है 0 to 2 years। सेकेंड पॉइंट आते हैं, हमारा लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कभी कभी इधर वाले नाम कुछ इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years और फॉर्मल या ऑब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सो इसे कहते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगले पेज पर हम लोग इसे बारी बारी से समझते हैं कि किस स्टेज में उन्होंने क्या कहने की कोशिश करी थी। ठीक है, सो आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की बात करेंगे। 0 से 2 साल इसकी अवस्था थी। उसमें उन्होंने समझाया था कि नवजात शिशु अपनी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों या सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करके संसार की खोज करने का प्रयास करता है। बालक जो होता है, नवजात शिशु की बात हो रही है ना, वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उनके समाज या परिवार के बीच या एटमॉस्फेयर के बीच जो उसके चीज़ें संपर्क में आती हैं उनके साथ वो खुद को एडजस्ट करने का प्रयास करना वहाँ से शुरू कर देता है। ठीक है, एक बात और लिखी हुई है कि बच्चे तात्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते। कहने का अर्थ ये, पियाजे का मानना था कि बच्चे वर्तमान में रहते हैं, उनके सामने जो चीज़ें होंगी उन्हीं के बारे में वो जानते हैं, उसके पीछे और आगे की बातों को नहीं जानते हैं। इसका नाम था ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बेटा मैं ना आपको NCERT का डेटा दे रहा हूँ। NCERT कहती है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारी बुक्स है ना, में ये कहा जाता है कि इसी अवस्था में पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज होता है। तो अगर मेरी बात पे आपको कहीं पर भी ट्रस्ट कम हो तो आप NCERT की बुक उठाइएगा, उसमें देखिएगा साफ शब्दों में लिखा है कि वस्तु स्थायित्व जो होता है वो संवेदी प्रेरक अवस्था में अनुपस्थित होता है, उसका अभाव होता है। बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में नहीं देखने को मिला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे। ओके, हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो वस्तु स्थायित्व होता है इसका अर्थ क्या होता है, मीन क्या होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बच्चा किसी खिलौने के साथ खेल रहा है और उस खिलौने को आप वहाँ से हटा दें
तो बच्चा खिलौने के लिए वापस रोना शुरू नहीं करेगा। उसको अगर आप नया खिलौना दे दोगे तो उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। कहने का मतलब है कि वो संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते हैं, वो वर्तमान में होते हैं। ठीक है, अगली स्टेज की बात कर लेते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होगी, 2 to 7 ईयर्स होगा। इस स्टेज में आपके प्रतीकात्मक विचार विकसित होंगे। विशेषताओं पर बहुत ध्यान दीजिएगा। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे NCERT के डेटा के हिसाब से वस्तु स्थायित्व जो होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में मिलेगा। बालक वस्तुओं के भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं और भी हैं। एक है अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिज्म जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही देखने को मिलता है। ये होती क्या चीज़ है, बच्चे इस अवस्था में दुनिया को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत होंगे। उन्हें दूसरों के महत्व को वो ध्यान में नहीं रखेंगे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रख पाएंगे वो। ठीक है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में क्या होते हैं, ये सक्षम नहीं होते हैं। बात समझ आ गई होगी। अगले पॉइंट पे हम लोग आएंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका जीववाद, है ना, एनिमिज्म इसे कहा जाता है। और जीववाद का बहुत सीधा संबंध होता है बच्चों से। आप नोटिस कीजिएगा कि छोटा बच्चा हो ना, अगर वो स्टूल, कुर्सी, मेज या कहीं से वो गिर जाता है और रोने लगता है, तो जब उसकी माँ आती है तो उस कुर्सी या मेज को अगर पीट देती है और कहती है मैंने इसको पीट दिया, तो उसका रोना बंद हो जाता है। क्योंकि बच्चे ना उस कुर्सी, मेज, फर्श जो कुछ भी है ना, उन निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवता को देखते हैं। ठीक है, इसी का नाम था जीववाद। आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि जब बालक अपने आसपास की सभी चीज़ों में जीवन देखे तो इस घटना को क्या कहेंगे, जीववाद कहा जाता है। मेज ने मुझे चोट पहुंचा, यह कहकर बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगली स्टेज इनकी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 to 11 ईयर्स होती है ये। इस अवस्था में बालक मूर्त घटनाओं के संबंध में तर्क करना शुरू कर देगा। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें उसके सामने होंगी उसके संबंध में उसका तर्क शुरू हो जाएगा, है ना। उस पर वो बात करना शुरू कर देगा, वस्तुओं को क्लासिफाइड करेगा, प्रतिवर्तनीय मानसिक क्रिया करने में सक्षम होगा। मतलब एक्सचेंज ऑर्डर, है ना। मतलब अगर किसी चीज़ को आप जंबल कर दो, उसके ऑर्डर्स को बिगाड़ दो, तो मतलब वो ये सब समझने में सक्षम हो जाता है। इसकी 2 विशेषताएं हैं, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। एक आती है संरक्षण, जिसका नाम है कंजर्वेशन। जब बालक किसी वस्तु की मात्रा व उसके पात्र के आकार में हुए परिवर्तन के वास्तविक स्वरूप को समझने में क्या हो, सक्षम हो। एक बच्चे के सामने 2 दूध से भरे हुए गिलास रखे जा रहे हैं। अब दोनों के आकार को आप देख पा रहे होंगे और दोनों में दूध की मात्रा समान है। ठीक, तो बच्चा जब ये समझने की स्थिति में आ जाए कि गिलास चाहे मैं ये उठाऊं या ये उठाऊं, दोनों में दूध की मात्रा क्या है, समान है, तो मान लीजिएगा कि वो संरक्षण की स्थिति में है। और इससे पहले अगर वो बड़े आकार या लंबे आकार के गिलास का चुनाव करता है तो उसके अंदर समझ ये होगी कि इसके अंदर दूध की मात्रा ज़्यादा होगी। ऐसी घटनाएं हमारे घरों में खूब देखने को मिलती हैं, हम सब करके आए हुए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। खैर, पलटावे की बात करता हूँ, रिवर्सिबिलिटी की बात करता हूँ। तो जब कोई बालक यह समझने लगता है कि किन्हीं 2 वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होने पर भी उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिएगा, हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि 4 + 3, नोटिस कीजिएगा क्या होता है, 7 होता है। और अगर इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस करें, है ना, थोड़ा सा इनके प्लेस को अगर हम इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, मतलब 3 + 4 क्या हो जाएगा, तब भी 7 होता है। अगर बच्चे में ये समझ आ गई है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की रिवर्सिबिलिटी स्टेज में है। और अगर वो 4 + 3 = 7 होता है और 3 + 4 कितना होता है इस पर सोच रहा है, तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी अभी तक नहीं आई हुई है ना। इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की 11 to 15 ईयर्स। ये लास्ट स्टेज था पियाजे का। और 11 to 15 ईयर्स का मीन ये हो गया कि बच्चा अभी किशोरावस्था में पहुंच चुका है। और देखते हैं इस अवस्था में किशोर अपने तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करते हैं और उनके अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग विकसित हो जाती है। नोटिस कीजिएगा, परिकल्पनात्मक चिंतन बहुत पूछा जाता है। पूछेगा पियाजे के अनुसार परिकल्पनात्मक चिंतन उनकी किस अवस्था में होगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। ये उनकी लास्ट स्टेज होती है, ठीक है।
इसमें दो विशेषताएं आएंगी। एक तो उसके अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो आई जाएगी, डिडक्टिव थिंकिंग भी उसके अंदर पाई जाएगी, और चिंतन पहले की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा क्रमबद्ध और तार्किक हो जाएगा। अमूर्त से अर्थ होता है कि विषय वस्तु का सामने होना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। उनके अंदर ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का पार्ट चलने लगता है, ऐसे मेंटल पावर्स उनके अंदर डेवलप हो चुके होते हैं। आप देखिएगा, मैंने एक तस्वीर यहाँ पे लगा रखी है जहाँ पे दो एडल्ट्स चेस खेल रहे हैं। चेस खेलने के दौरान दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से अमूर्त चिंतन की अवस्था में होते हैं और ये सोचते हैं कि कौन सी चाल इस बार में चलूं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति डिफीट हो और मेरे हिस्से में स्कोर क्रिएट हो, ठीक है। सो इस तरीके की स्थिति जो पैदा होती है वो होती है अमूर्त चिंतन की अवस्था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड एल्काइंट, उन्होंने कहा था कि किशोर विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रवाद विकसित करते हैं जिसके दो घटक होते हैं। पहला था काल्पनिक श्रोता, जिसे इमेजिनरी ऑडियंस के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ये बताया था उन्होंने कि किशोर को अनुभव होता है कि लोग उसके प्रति उतना ही आकर्षित हैं जितना कि वह स्वयं। इस बात को अगर आप नोटिस कीजिएगा तो वो ये है कि लोग उनके प्रति उतना ही आकर्षित होते हैं जितना कि वो स्वयं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की शर्ट पर स्याही लग गई है, तो अगर उसका साथी दोस्त जो कुछ भी है अगर उसे रास्ते में मिलता है और उसको बातचीत वो करना शुरू करते हैं, तो जिस लड़के के ऊपर स्याही गिरी होती है उसे यह महसूस होता है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी स्याही की तरफ देख रहा है कि कितना शर्ट उसका ख़राब हो गया, गंदा हो गया, ठीक है। या किसी लड़की के गाल पर अगर रेडनेस आ जाती है, त्वचा में कुछ परिवर्तन आते हैं, कभी वो अपने मित्र या रिश्तेदार के घर जाती है, तो जब लोग उससे बात करते हैं तो उसे लगता है कि ये मुझसे बात ना करके मेरे गाल की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की जो घटना होती है वो अकॉर्डिंग टू डेविड एल्काइंट काल्पनिक श्रोता के अंतर्गत होती है, ठीक है। अगला उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत दंत कथा, उन्होंने पर्सनल फेबल के नाम से इसे बुलाया था। इसको बेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसमें बालक स्वयं को अद्वितीय और क्या यूनिक समझता है, ठीक है। यूनिक समझने से अर्थ ये होता है कि जब बच्चा अपने माँ पिता या अध्यापकों या बड़ों से ये कहना शुरू कर दे कि आप मुझे नहीं समझते, जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप नहीं समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी घटना है कि कोई एक किशोर है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुकी है और उसे वियोग की पीड़ा में कह सकते हो वो है, उसे बहुत तकलीफ़ है, वो उसके बिना नहीं रह पा रहा है और उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, परेशान मत हो, खाना खा लो, या ऐसा कुछ भी होता है ना। तो वो जिद करके परेशान होकर के ये कहता है कि माँ मुझे आप नहीं समझोगे, आप जाइए प्लीज़, मुझे अकेला रहना दो, छोड़ दीजिए मुझे, ठीक है, आप नहीं समझोगे मुझे क्या दिक्कत है। क्लियर है ना। तो जब ऐसा महसूस करने लगे कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बालक या किशोर, तो वो खुद को यूनिक समझता है और इस घटना को उन्होंने पर्सनल फेबल कहा था। हिंदी में इसके समक्ष, इसके संदर्भ में आपकी लोकोक्ति होती है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, या फिर कह सकते हो कि जाके पाँव फाटे ना बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, ठीक है। जिसे होती नहीं उसे दर्द की सीमा का अनुभव भी नहीं होता, ऐसा मानना था अकॉर्डिंग टू डेविड एल्काइंट। और हम लोग अगले सेक्शन पे आते हैं। उम्मीद है आपको एगोसेंट्रिज्म समझ में आ गया होगा। पियाजे ने अलग संबंध में बात करी थी और डेविड एल्काइंट ने अलग संबंध में बात करी थी। पियाजे ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत उन्होंने नैतिक विकास की भी बात करी थी। तो दो तरीके के नैतिक विकास उन्होंने कहा था कि बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है वो दो स्तर में होता है। एक का नाम उन्होंने रखा था परायत्त नैतिकता की अवस्था। सो इसका इंग्लिश नेम आपको याद रखना होगा, वो याद रखना है। और 2 to 8 ईयर्स इसकी एज होती है। इस अवस्था में उनका मानना था कि बच्चे ये मान लेते हैं कि जो न्याय और नियम होते हैं वो दुनिया के ना बदलने वाले गुणधर्म हैं और वो बाहरी सत्ता से प्रेरित है। मतलब किसी महान व्यक्तित्व के द्वारा ये सामाजिक नियम बनाए गए हैं जिन्हें तोड़ देना अपराध होगा। जैसे आपने सुना होगा कि 2 to 8 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना अपराध है। या कभी भी आप एक काम कर लीजिएगा, इसके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये भी आता है कि इस अवस्था के जो बच्चे हों अगर कंचे खेल रहे हो और उनके पास जाइएगा और कहिएगा कि बेटा ना कंचे खेलने के नियमों को बदल लीजिए, नए तरीके से खेलते हैं, तो वो उन नियमों को मानने से मना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो अभी कहाँ हैं, परायत्त नैतिकता की
अवस्था में है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था ये थी कि जैसे ही बच्चा अगली स्टेज में जाएगा तो वो आ जाएगा आपका एटोनमस मोरालिटी स्टेज में आ जाएगा, जिसको 9 to 11 ईयर्स में उन्होंने डिवाइड किया था। इस अवस्था में बालक यह सोचने में सक्षम हो जाता है कि जो वो नियम कानून बनाए गए हैं लोगों के द्वारा निर्मित हैं और आवश्यकता पड़ी तो उन्हें तोड़ा जा सकता है, अगर उन्हें तोड़ते हुए किसी का नुकसान ना हो और उन्हें चोरी करते या झूठ बोलते हुए किसी ने ना देखा हो। ठीक है, मतलब है कि इस अवस्था के बच्चों को अगर कंचे खेल रहे हो और इनसे कहिए कि कंचे खेलने के नियमों को बदलने के लिए, तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि नियम बने ही होते हैं तोड़ने के लिए। अगर हमें कोई भी सिद्धांत या नियम बांध रहा है, हमारी स्वतंत्रता छीनना या खेल के आनंद को कम कर रहा है, तो उसे तोड़कर नए नियमों में बांधना आवश्यक हो जाता है। इस अवस्था के बच्चे यह समझने में सक्षम हो जाते हैं। वैसे मुख्य रूप से नैतिक विकास सिद्धांतों के संबंध में कोहलबर्ग ही जाने जाते हैं, लेकिन कोहलबर्ग ने इन्हीं के पियाजे के सिद्धांतों को रीड करके एनालिसिस करने के बाद ही उन्होंने प्रयोग करने शुरू करे थे, जहां पर उन्होंने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए थे और पियाजे ने कितने बताए? 2। तो पियाजे के संदर्भ में अगर परीक्षक क्वेश्चन करता है तो आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आज की क्लास हमको यहीं पर वाइंड अप करनी है। पियाजे से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को यहाँ से पूरी मदद मिलेगी और अगली क्लास में मैं पियाजे से संबंधित क्वेश्चन सीरीज़ भी करा दूंगा, जल्दी ही कराऊंगा। और अपना ध्यान रखिए। मस्त रहिए। हाँ बेटा, अगर सेशन आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरी निवेदन है कि आप सभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।